नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि दहेज के केस के बारे में, कि थाने में आपकी पत्नी ने अगर 498 ए दहेज प्रताड़ना का मामला पंजीकृत कराया है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, पुलिस चार्जशीट लगाते समय क्या क्या गलतियां करती है, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि पुलिस ने रैंडमली एफआईआर दर्ज कर दी और एफआईआर दर्ज होने के बाद में महिला के यानी कि आपकी पत्नी के और उसके मायके वालों के परिवारजनों के 161 सीआरपीसी और 162 सीआरपीसी के तहत में बयान दर्ज करके न्यायालय में चालान पेश कर दिया। तो सीआरपीसी 161 के जो बयान है वो आपकी पत्नी, आपके सास ससुर या उसके परिवार वालों के दर्ज कर देती है पुलिस। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस उस पर साइन कराए, उसकी हम पक्की नकल भी कोर्ट से नहीं ले सकते हैं। ये केस डायरी का एक पार्ट होता है, पुलिस अपनी मर्जी से लिख देती है और पुलिस अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकती है। इन बयानों की हालांकि कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोर्ट के सामने जो बयान होते हैं उनकी रिलेवेंसी है। दूसरी चीज ये है कि प्रतिवादियों के जो 162 के जो बयान होते हैं, 162 सीआरपीसी के तहत में यह है कि प्रतिवादी को बुलाया जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो पुलिस क्या करती है कि उसके बयान भी अपनी मर्जी से लिख देती है। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखा होगा कि पुलिस जब आपको नोटिस दे रही है, आपके घर पे नोटिस भेज रही है सीआरपीसी 41A का, डेट मीन्स कि उसमें एक तारीख मेंशन कर रही है, आपको बुलाने के लिए बोल रही है। लेकिन जब आप वहां पे अपीयर हो रहे हैं, आप जा रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं, फिर भी पुलिस आपके बयान नहीं लिख रही है, वो अपनी मर्जी से बयान लिख देती है कि अधिवक्ता के मार्फत अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे। तो इन्हीं के संबंध में आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि पुलिस कहाँ कहाँ गलतियां करती है और आपको किस किस तरीके से अपनी बारीकों को पकड़ना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कि ये जो जानकारियां हैं आप लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। और जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, उन लोगों को बचाया जा सके। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। आप लोग मेरी आर्थिक मदद करो, हम आपकी कानूनी मदद करेंगे। और मैंने 300 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप दीवानी कचहरी आगरा में आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे घर पे आके आप हमसे मिल सकते हैं। और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है हमारा, और आप लोगों के सहयोग की वजह से ही हम ये सक्षम हो पाए हैं। और हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम आपको बचाएं, आपके परिवार को बचाएं, क्योंकि हमारी ये व्यक्तिगत मुहिम है। जो चीज़ें मैं अपने वीडियो के मार्फत साझा करता हूँ वो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो जानकारियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत आधार पर अपने ये वीडियो बनाता हूँ ताकि कि लोगों तक जानकारियाँ पहुँचे। काफ़ी समय ऐसा होता है कि लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे बात नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। आप लोग 300 रुपये 15 मिनट के लिए हमें पे कर रहे हैं तो आपका पैसा पूरी तरीके सुरक्षित है। थोड़ा सा धैर्य रखें, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम जरूर आपके पास कॉल करेंगे। तो आते हैं 498A की एफआईआर के ऊपर, कि जो आपकी पत्नी द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है उस पर। तो जब भी आपकी पत्नी द्वारा थाने में शिकायत दी जाती है तो सबसे पहली बात पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसकी जांच की जाए। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली ने यह बात कही है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, कि वैवाहिक मामले हैं उसमें जांच होनी चाहिए, डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। तो पहला ये कि देखो उसमें जांच हुई है या नहीं हुई है। दूसरा ये कि जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के डायरेक्शंस के अनुसार जिस दिन एफआईआर आपके खिलाफ में दर्ज हुई है उसके 2 हफ्ते के अंदर आपको नोटिस दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर 2 हफ्ते के अंदर आपको नोटिस अगर नहीं दिया गया है तो उसमें एक परमिशन लगी होगी, मजिस्ट्रेट की परमिशन होगी, कि उसमें लिखा होगा कि क्यों, कारण, ऐसा क्या कारण रहा है कि डिले करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी गलती पुलिस अधिकारी विवेचना करते समय कर देते हैं, इस चीज को आप जरूर देखें। तीसरी चीज ये है कि जब भी आपको सीआरपीसी 41A का नोटिस दिया जाता है तो आपसे आधार कार्ड की कॉपी ली जाती है। कई बार क्या होते हैं कि लोग फर्जी साइन बना के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देते हैं, चालान पेश कर देते हैं और उसमें आधार कार्ड की कॉपी या कोई आइडेंटिटी प्रूफ जो है ना वो शामिल नहीं करते। अगर
आपके 41A के नोटिस के साथ में अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है या गवाहों की नहीं है या आपकी पत्नी या उसके परिवार वालों के कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं है, तो आप इस चीज़ को भी चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से पुलिस ने लिख दिए हो। चौथी चीज़ ये है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी महिला कोई शिकायत करती है, आपकी पत्नी जब शिकायत करती है तो उसमें बोलती है कि हमारा सारा स्त्री धन है ना ससुराल वालों ने रख लिया और मुझे 2 कपड़ों में वापस कर दिया। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, चौथा पॉइंट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 406 जो साबित की गई है, आपके पास में एक लिस्ट भेजी जाएगी कि इस लिस्ट पे साइन कर दीजिए। अगर आपने उस लिस्ट पे अगर साइन कर दिया तो आप 406 के मुलजिम बन जाते हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से अवैध है। द मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट लिस्ट टू ग्रूमिंग ब्राइड एक्ट 1985 डॉरी प्रोविजन अमेंडमेंट की धारा 2 के तहत में ये पूरी तरीके से अवैध है। शादी के समय बनी हुई दोनों बच्चों की लिस्ट होनी चाहिए। उस लिस्ट पे परिवार वालों के जो लोग शादी में गिफ्ट दे रहे हैं उनके सबके सिग्नेचर होने चाहिए, बिल बाउचर होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किसने किसने क्या क्या दिया। अगर वो लिस्ट नहीं है और दूसरी लिस्ट, एक पच्ची लिस्ट अगर आपकी पत्नी द्वारा अगर आपको दी जा रही है तो वो पूरी तरीके से अवैध है। और अगर कोर्ट में इस तरीके की लिस्ट अगर लगाई जा रही है तो आप 420 का भी केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपने एक पच्ची लिस्ट पे अगर साइन कर दिया तो आप 406 में आईपीसी के तहत में मुलजिम बन सकते हैं और ये नॉन बेलेबल सेक्शन है, ये बात आप समझ लेना। पांचवी चीज आ जाती है कि DP 3/4 चार्जशीट जब भी पुलिस पेश करती है तो DP 3/4 लिख देती है, बखूबी साबित हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि CRPC 41A का जो नोटिस है वो पति पक्ष को दिया जाता है, पति के परिवार वालों को जो अभियुक्त होते हैं उन लोगों को दिया जाता है। लेकिन पुलिस साबित तो कर देती है 3/4 दोनों के लिए, लेकिन वो पत्नी पक्ष के जो परिवार वाले हैं उनको नोटिस नहीं देती। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। इसके खिलाफ में हम आगे वीडियो बनाएंगे, इसके खिलाफ में हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी चार्जशीट का जो टाइम है वो 90 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए, 60 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि धाराएं किस किस्म की लगाई गई हैं। जो CRPC 167 सब सेक्शन 2 के तहत में जो टाइम बाउंडेशन जो किया गया है 90 दिन का और 60 दिन का, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का अपराध है और किस तरीके की धाराएं हैं। इसमें डिफॉल्ट बिल का भी एक प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरी मदद करें, हम आपकी मदद करेंगे और आप लोगों तक हम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। और दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, बच्चे की कस्टडी, हिंदू मैरिज एक्ट, तलाक जैसे मुकदमे, पारिवारिक मामलों में यदि कोई महिला भी परेशान है या कोई पुरुष परेशान है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं कि हमेशा पुरुष भी सही नहीं होता और हमेशा महिला भी सही नहीं होती, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस बात पे आपत्ति दी कि भैया आप केवल पुरुषों के पक्ष में ही बोलते हैं, महिलाओं के लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे पुरुष ही ठीक हैं, कई सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें पुरुषों ने भी महिलाओं के साथ में गलत किया है। और मैं पक्षपाती नहीं हूँ, बस हमारे ऊपर जो बीती है ना उस हिसाब से मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं पुरुषों के पक्ष में हमेशा रहता हूँ। लेकिन अगर कोई महिला अगर पीड़ित है तो हम उसकी भी मदद करेंगे। आप हमसे बेखौफ संपर्क कर सकते हैं। आपको हम सारी कानूनी बारीकियां बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए, आपको इस पीड़ा से निकाला जाए। धन्यवाद।